के लेक्चर्स में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के काइनेमेटिक्स को पढ़ा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके पोजीशन की बात की, वेलोसिटी की बात की, फिर उसके बाद उसके एक्सेलरेशन की बात की। तो जहां एक्सेलरेशन की बात आएगी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप पूछेंगे कि अरे भाई एक्सेलरेशन तो आ गया, तो एक्सेलरेशन आएगा कहाँ से? एक्सेलरेशन तो आता है फोर्स से। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस तरह के फोर्सेज चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग उस टॉपिक पर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि अब हम लोग आ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के डायनेमिक्स वाले पोर्शन में। तो सबसे सिंपल एग्जांपल होता है कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसमें देखिए फोर्स क्या लगता है? फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस के एक्स, हुक्स लॉ से लगता है, वेयर एक्स इज द एलोंगेशन और कंप्रेशन, सभी लोग जानते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू एम टाइम्स ए होता है, इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख दिया, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो इससे आ जाएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम। कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम हॉरिजॉन्टल नहीं होकर वर्टिकल हो जाए तो क्या होता है। सपोज हमारे पास एक वर्टिकल स्प्रिंग दे रखा है और ये उसका पोजीशन है विद स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड, यानी कि ये इसका नेचुरल लेंथ है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से इसके इस एंड पे पकड़ के एक मास m लटका दिया है। तो लटका है तो ऑब्वियसली क्या हो, थोड़ा सा इसमें एलोंगेशन आएगा। कितना एलोंगेशन आएगा? बहुत सिंपल है, आप लोग सभी जानते हैं कि जितना भी एलोंगेशन सपोज इसका y नॉट होगा तो वो क्या होना चाहिए, k इंटू वाई नॉट इज इक्वल टू एम जी, तभी वो उस मास का जो वेट है mg उसको बैलेंस करेगा। तो देखिए जब इस मास m को हमने इस एंड से लटका दिया तो इस सपोज इसका y नॉट एलोंगेशन हो गया, तो ये y नॉट क्या होगा, mg बाई k होगा। जो स्प्रिंग फोर्स है ऊपर की ओर लग रहा है, mg आपका नीचे की ओर लग रहा है, दोनों को बैलेंस होना है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये जो y नॉट हो रहा है वो क्या होगा, y नॉट इज इक्वल टू mg बाई k होगा। अब अगर इसको मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा y खींच देता हूँ, इसको और स्ट्रेच करता हूँ और फिर इसको मैं छोड़ देता हूं कि जा बेटा अब जो तुम्हें करना है करो, तो क्या होगा, तो उसमें SHM होगा। और SHM क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने इसको y एक्स्ट्रा डिस्टेंस से नीचे खींच दिया है, नीचे स्ट्रेच कर दिया है और उसके बाद उसको छोड़ दिया है, तो देख, तो इस बॉडी का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस पे कितने फोर्सेज होंगे? एक तो इस पे mg जो है वो नीचे की ओर एक्ट करेगा, दूसरा इस पे ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। और ये स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, क्योंकि इसका टोटल एलोंगेशन अब क्या हो गया, y प्लस वाई नॉट हो गया है, तो टोटल स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k टाइम्स y प्लस वाई नॉट। तो ये ऊपर की ओर है, माइनस mg जो है वो नीचे की ओर है, तो टोटल इसको लिख सकता हूं मैं ky प्लस के वाई नॉट, मुझे मालूम है क्या है, के वाई नॉट इज इक्वल टू mg, तो ये प्लस mg माइनस mg दोनों जो है वो कैंसिल आउट कर जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है दैट इज इक्वल टू के वाई। तो फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में है, y के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वाई। इट मीन्स ये क्या है, ये एक SHM मोशन हो रहा है। तो इस फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वाई हो गया। इसका मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई m होगा, तो इज इक्वल टू माइनस के बाई एम वाई। इस एक्सेलरेशन को मैं हमेशा लिखता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और x के बदले यहाँ पर y है क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर वाई, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम। तो हमने अभी ये फाइंड कर लिया कि अगर हमारा वर्टिकल स्प्रिंग भी है तो उसकी भी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो रूट अंडर के बाई एम ही होती है। तो जब मेरा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम था उसका भी जो फ्रीक्वेंसी था वो रूट अंडर के बाई एम था, जब ये वर्टिकल है तो भी ये रूट अंडर के बाई एम है। मैंने पिछले लेक्चर से भी समझा था कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, वो इस चीज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने y को कितना नीचे खींचा है। अगर आप इसको 1 सेंटीमीटर नीचे खींच रहे हैं या 2 खींच रहे हैं या 3 खींच रहे हैं तो भी आपका जो ओमेगा है वो सेम आएगा हर केस में। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि इनिशियली जो आपका मास था उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर था y नॉट। इस y नॉट से इसको आपने थोड़ा सा और नीचे y डिस्टेंस या y प्राइम डिस्टेंस खींचा, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो मास है ये ऑसिलेट करने लगेगा। और ऑसिलेट करेगा किस पॉइंट के अबाउट, वो ऑसिलेट करेगा अपना जो उसका इक्विलिब्रियम था इसके अबाउट। वो इस पॉइंट के जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का उसके अबाउट ऑसिलेट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ से तो नीचे वो आ ही गया इस वेट mg के कारण। तो ये जो इसका जो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लें इस मास का जो भी था
उसके अबाउट वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी √k/m, और ये जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो एम्पलीट्यूड या और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है k पर और m पर, स्प्रिंग कांस्टेंट पे और मास पे। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए कि ये g पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इसका मतलब कि इस वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम को मैं अर्थ पे रखूं या मून पे ले जाऊं या जुपिटर पे ले जाऊं, उसकी जो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। अब आप कह सकते हैं कि ठीक है, अगर मैं इस वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम को स्पेस में ले जाता हूं, ऐसे जगह पे जहां पे कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, बिल्कुल वहां पे g समझ लीजिए कि 0 है, तो वहां पे क्या होगा? तो भी वहां पर उसका ऑसिलेशन होगा और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा √k/m रहेगी। कि अगर आप स्पेस में लेकर चले गए हैं तो भी आपके पास क्या है, स्पेस में भी एक स्प्रिंग है और एक मास है। अब स्पेस में जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, तो अब आप उस स्प्रिंग मास सिस्टम को हॉरिजॉन्टल रखें या वर्टिकल रखें, ऐसे रखें वैसे रखें, कुछ भी अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब होता है अगर मैं अर्थ पे हूं या मून पे हूं तो वो डायरेक्शन जो मुझे अर्थ, उसको टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ या टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मून जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, वो बेसिकली जी का डायरेक्शन है। अगर आप किसी स्प्रिंग मास सिस्टम को ले जाकर स्पेस में चले गए जहां पर वो आराम से ऑर्बिट कर रहा है और आपके पास कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप हर प्लैनेट से बिल्कुल दूर चले गए हैं, आपका जी कुछ वहां पर है ही नहीं, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल क्या और वर्टिकल क्या, वो तो कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डायरेक्शन है वो अपना मीनिंग ही वहां पर खो देता है। तो इसलिए अगर आप स्पेस में चले जा रहे हैं जहां पर कोई आपको प्लैनेटरी फोर्स नहीं है, जी वहां पर 0 है, उस जगह पर भी ये स्प्रिंग मास सिस्टम जो है, अगर आपने उस मास को हल्का सा खींच दिया तो आपको ओमेगा √k/m से वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन और SHM करता रहेगा। तो देखिए ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ऐसी जगह पे चले गए जहां पर आपके पास कोई ग्रेविटेशनल पुल कुछ नहीं है, फिर भी आपको दो मास को अगर कंपेयर करना हो कि कौन भारी है कौन हल्का है, उसको कंपेयर करने का क्या तरीका है? आप दोनों को अपने स्प्रिंग से लगाएं, दोनों को थोड़ा सा पुल करें, देखें किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसकी कम है, उसको कंपेयर करें, इस रिलेशन से आपको पता चल जाएगा कि इसी सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं और देखते हैं, और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन सुनने के बाद आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर दें और 5 मिनट 10 मिनट खुद उस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी डीपली सोचें। क्वेश्चन ये है कि सपोज आप अर्थ पे हैं और आप इस वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम का ऑसिलेशन आपने करवा दिया है उसको। सपोज जिस टाइम पे ये जो मास है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, लोएस्ट पॉइंट मतलब बिल्कुल नीचे है, उस टाइम पे अचानक से मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0 हो जाता है, यानी कि जी को आप 0 कर देते हैं अचानक से। कैसे होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन मान लीजिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आइडिया क्वेश्चन है, और अब आपसे पूछा गया है कि जब इसकी जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसके बाद बताओ इसका मोशन क्या होगा? क्या ये SHM करता रहेगा, या हो सकता है कि कुछ इराटिक सा मोशन करे और जाकर अपना जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है वहां पर जाकर रुक जाए, या SHM करेगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या उसका जो ओमेगा है वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सपोज व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग SHM एंड ग्रेविटी सडनली बिकम्स 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी ट्रू? पहला ऑप्शन है कि मान लीजिए ओमेगा विल इंक्रीज बट एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड बोथ विल रिमेन कांस्टेंट, ओमेगा विल बी कांस्टेंट बट एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज, particle will not do SHM and it will do some kind of motion and come to spring natural length and stay there stationary। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि वर्टिकल SHM आपका हो रहा था, अचानक से आपने G को 0 कर दिया। और इसमें देखिए G को 0 करना अचानक से इतना भी बिल्कुल ये हाइपोथेटिकल टाइप की बात नहीं है, उसको मैं बताता हूँ कैसे। कि सपोज आपका कोई एक वर्टिकल डायरेक्शन में ये स्प्रिंग है और यहाँ पर आपने एक चार्ज Q को इससे लटका दिया है, और मान लीजिए कि ये चार्ज इतना स्मॉल है कि इसको ग्रेविटी की वाले फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने नेग्लेक्ट कर दिया है, और इस पूरे स्प्रिंग और चार्ज सिस्टम को आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो E इस डायरेक्शन में है, नीचे की ओर है, उसमें डाल दिया है। तो आपके पास देखिए क्या फोर्स होगा, नीचे के डायरेक्शन में एक Q टाइम्स E फोर्स होगा,
इस फोर्स के और इसको अगर आपने ऑसिलेशन कुछ एम्पलीट्यूड दे दिया तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता रहेगा। और ग्रेविटी को मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल अभी नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चार्ज मेरा बहुत ही स्मॉल है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो कोई बिल्कुल भी नेक्स्ट टू जीरो लग रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है और इस मास के पास चार्ज Q है, इसका मास M है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E नीचे की डायरेक्शन में दे दिया है। और इस क्वेश्चन में आप ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, Q टाइम्स E इस पे फोर्स लगता रहेगा। आप इसको थोड़ा सा नीचे इलोंगेट कर देंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में SHM होता रहेगा। अब अचानक से आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो स्विच ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी को स्विच ऑफ करना ऑन ऑफ करना आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को तो स्विच ऑफ ऑन करना मेरे हाथ में है। तो अगर आप मान लीजिए कि जब ये मेरा जो चार्ज था या जो मास था अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, लोएस्ट पॉइंट ऑफ SHM पे था, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑल ऑफ अ सडन स्विच ऑफ कर दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो सकता है कि अभी फ्यूचर ईयर्स में कभी ये IIT में भी पूछा जाए। तो आप लोग इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दें और खुद से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर सोचें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होगा, ओमेगा विल बी कांस्टेंट बट एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। तो देखिए वो क्यों होगा, जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, यहाँ पर था, तो आपने क्या किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हटा दिया। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ से हट गया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो स्प्रिंग है उसका नेचुरल लेंथ तो यहाँ पर है। आपने अब क्या कर रखा है कि नेचुरल लेंथ से उसको खींच के इतना नीचे तक ले गए हैं। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इस स्प्रिंग फोर्स के कारण इसमें ऑसिलेशन और SHM होता रहेगा। और अब आप ये वर्टिकल स्प्रिंग और मास सिस्टम को भूल जाइए। अगर आपके पास अगर एक सिंपल सा ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी स्प्रिंग मास सिस्टम होता और अगर आप उसको ऐसे खींच लेते सपोज कुछ y डिस्टेंस में, तो इसमें SHM तो होता रहता। तो जब मैंने इस ग्रेविटी वाले फोर्स को यहाँ से हटा दिया, G को 0 कर दिया, तो इफेक्ट अब बिल्कुल वही है कि अब मैं भूल जा रहा हूं कुछ देर के लिए कि मेरे पास एक वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्रिंग और मास सिस्टम था। अब मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है और मास है, और मास को मैंने किसी कारण से वाइड डिस्टेंस तक खींचकर पुल करके इलोंगेट कर दिया है स्प्रिंग को। स्प्रिंग इलोंगेट हो गया है तो स्प्रिंग क्या है, वापस अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा। अब इसमें देखिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज इसलिए करेगा, पहले जब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स था, वेट था, तो जो मेरा पार्टिकल था वो क्या था, y0 तक ही जा रहा था, उसी पॉइंट के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा था। अब क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं यहाँ पर, तो इसके लिए ये y0 का कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या देखेगा कि स्प्रिंग फोर्स कहाँ जीरो हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स जीरो हो रहा है इस पॉइंट पे। तो अब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। पहले जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर था। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर क्यों था, क्योंकि इस पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर की ओर है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है वो दोनों बैलेंस कर जा रहा था। तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो रहा था। जब मैंने ग्रेविटी को स्विच ऑफ कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गया, तो मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन अब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो भी स्प्रिंग फोर्स तो उसको बोल रहा है कि चलो बेटा और थोड़ा ऊपर चलो, और उस स्प्रिंग फोर्स को काउंटर करने के लिए mg वाला जो वेट कंपोनेंट है वो तो है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब जब मैंने ग्रेविटी को यहाँ से हटा दिया तो क्या हो रहा है कि जो मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ SHM है वो थोड़ा सा ऊपर तक, जहाँ पर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था वहाँ तक आ गया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपका यहाँ तक आ गया और आपका एम्पलीट्यूड जो है वो जो लोवेस्ट पॉइंट जहाँ से आपने ग्रेविटी को 0 किया है वो पॉइंट है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो इफेक्टिवली आपका बढ़कर क्या हो गया, y0 प्लस ये y प्राइम हो गया। इनिशियली आपका एम्पलीट्यूड जो था वो केवल ये y प्राइम था। जब मैंने ग्रेविटी को हटा दिया तो मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो y0 प्लस y प्राइम हो गया। तो एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। अब आते हैं ओमेगा पे। ओमेगा तो ऐसा चीज है कि वो एम्पलीट्यूड हो, ग्रेविटी हो, चार्ज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम में ऑसिलेशन हो रहा है तो ओमेगा बोलेगा बस मेरा काम हो गया, मैं √k/m से अपना ऑसिलेशन करता रहूंगा, बाकी तुम लोग कुछ भी करो, अपना एम्पलीट्यूड को घटाओ बढ़ाओ, जो करना है करो, मुझे उससे मतलब नहीं है।
तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड इस मोशन में इंक्रीज कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आईआईटी में आज नहीं तो कल किसी न किसी ईयर में जरूर पूछा जाएगा कि अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए, या उस क्वेश्चन को वैसे ही पूछ सकते हैं कि आपको वर्टिकल डायरेक्शन में एक स्प्रिंग मास सिस्टम m का रहेगा और बोलेगा कि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ पे चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर स्विच ऑफ कर दिया, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओमेगा क्या होगा। और इनफैक्ट 2013 या 14 में कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो वर्टिकल डायरेक्शन नहीं होकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। एक स्प्रिंग था K और यहाँ पे मास M था, मास पे चार्ज Q रखा हुआ था, और उसमें पूछा गया था शायद कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E स्विच ऑन कर दिया जाए तो उससे ओमेगा चेंज होगा कि नहीं होगा, और ये जो मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड ये एक दूसरा क्वेश्चन है